कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम ऊष्मागतिकी। तो आज हम इसमें 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय से क्या तात्पर्य है? वह निकाय जिसे ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के पदों में परिभाषित किया जा सके। किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को दाब, आयतन तथा ताप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, ऊष्मागतिकी चर का अर्थ समझाइए। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय की प्रत्येक अवस्था को ताप, आयतन, दाब, आंतरिक ऊर्जा और मोलों की संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें ही ऊष्मागतिकी चर कहते हैं। इनका मान गैस के अनुसार ये बदलता रहता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, अवस्था समीकरण का अर्थ समझाइए। लिखिए, ऊष्मागतिक चरों के बीच संबंध बताने वाला समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ये डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी, ये गति का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उसको हम इसमें व्यक्त कर दिए। पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आदर्श गैस समीकरण है। पी प्लस 1/a/v² इन ब्रैकेट, फिर इन ब्रैकेट v माइनस बी बराबर आर टी, ये वान डेर वाल समीकरण है। तो ये जो समीकरण है, ये आंतरिक ऊर्जा में, ऊष्मा में, दाब में, ताप में संबंध बताने वाले समीकरण हैं। इन्हें ही अवस्था समीकरण कहते हैं। अब धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है? जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो इसे धनात्मक कार्य कहते हैं, तथा जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 5वां प्रश्न, तापीय संतुलन किसे कहते हैं? ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इस स्थिति को तापीय संतुलन कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस सूत्र से दे सकते हैं। यहाँ डेल क्यू का मतलब है निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा, डेल यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा, तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होती है। तो इस तरह से ये प्रथम नियम है, इसको पढ़ देना है। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं 7वां प्रश्न, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन देखते हैं। एक कथन है केल्विन प्लांक का कथन। तो इनके अनुसार कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जो गर्म ऊष्मा भंडार से अवशोषित समस्त ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके। तो कोई ऐसा प्रक्रम नहीं होता है जो पूरे ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके। ये सीधा सीधा इनका अर्थ है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्लॉसियस का कथन, कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जिसमें ठंडे ऊष्मा भंडार से ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म ऊष्मा भंडार की ओर स्थानांतरित किया जा सकते। तो प्रकृति में कोई ऐसा तंत्र नहीं है या स्वतः ऐसा नहीं होता है कि ऊष्मा जो है ठंडे से गर्म पदार्थ की ओर जाए। हमेशा ऊष्मा गर्म पिंड से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है? ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर लिखिए। जब किसी निकाय को अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की ओर चलाए जाएं और उसके ऊष्मागतिकी के गुणों में परिवर्तन न हो तो इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जब किसी निकाय को अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की ओर चलाए जाएं और उसके ऊष्मागतिकी के गुणों में परिवर्तन हो तथा तो इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ़ में बदलना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और इसमें लोहे में जंग लगना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय प्रक्रम क्या है? इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है? तो चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं को अनुसरण करते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है।
इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई निकाय इस तरह से जाता है और जाते जाते फिर यहीं पर पहुंच जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। इसके बाद 10वां नंबर है उत्क्रमणीय प्रक्रम की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो प्रक्रम अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम का है। प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए। निकाय के दाब तथा ताप और परिवेश के दाब तथा ताप में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। ऊष्मा का क्षय, घर्षण, श्यानता विकिरण आदि से नहीं होना चाहिए। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्तें होती हैं। इसके बाद इसका जो है 11वां प्रश्न देखते हैं। कार चलाते चलाते उसके टायरों में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है? तो सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण टायर के अंदर की वायु का तापमान बढ़ता है। चार्ल्स के नियमानुसार नियत आयतन पर दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। तो वायु का जो है, जो टायर के अंदर वायु होती है वो गर्म होती है, गर्म होने के कारण उसमें प्रसार होता है और जिसके कारण वायु दाब क्या होता है? बढ़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 12वां है, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो निकाय के कणों की यादृच्छिक गतियाँ, उनके अभिविन्यास के कारण निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। तो निकाय के कणों का मतलब उसके अंदर की कणों की जो गतियाँ होती हैं वो यादृच्छिक होती हैं और कोई भी विन्यास हो सकता है। तो उन सब की ऊर्जा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। 13वां प्रश्न है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा लिखिए तथा इसके CGS और MKS पद्धति में मात्रक लिखिए। एकांक ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। तो J बराबर W/Q है, तो Q का मतलब ऊष्मा है, W का मतलब कार्य है। तो एकांक ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। इसका मात्रक निकालें। तो जो इसका मात्रक है, ये W का मात्रक जूल और Q का मात्रक होता है कैलोरी, तो जूल प्रति कैलोरी। इसके बाद CGS मात्रक करें तो अर्ग प्रति कैलोरी हो जाता है इसका। इसके बाद हम 14वां प्रश्न में पहुंचते हैं। देखिए, जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते, परंतु केवल अधिकतम ताप तक क्यों? जब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हथेली का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है तो वायुमंडल में ऊष्मा छोड़ना प्रारंभ कर देता है। मतलब जैसे हम उसको रगड़ते रहते हैं तो ऊष्मा तो बनती है, लेकिन वो ऊष्मा कहाँ चलती जाती है? वायुमंडल में जाती है। इसलिए फिर उसका ताप स्थिर हो जाता है, नहीं बदलता है। क्या किसी गैस को ऊष्मा दिए बिना ही उसका ताप बढ़ाया जा सकता है? यदि हाँ तो समझाइए कैसे। हाँ, गैस को रुद्धोष्म अवस्था में संपीड़ित करके गैस पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देता है और आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे उसका ताप भी बढ़ जाता है। तो ये किस प्रक्रम में संभव है? रुद्धोष्म प्रक्रम में। 16 नंबर का, रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन क्यों संभव नहीं है? तो रुद्धोष्म प्रसार के दौरान आयतन बढ़ता है और आंतरिक ऊर्जा घटती है जिससे तापमान कम हो जाता है, अतः प्रशीतन संभव नहीं है। 17 नंबर का है, साइकिल ट्यूब को फट जाने तुरंत स्पर्श करने पर वायु शीतल लगती है, क्यों? साइकिल ट्यूब का फटना रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रसार के दौरान आयतन बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा घटती है जिससे तापमान कम हो जाता है, जिससे छूने में वायु शीतल लगती है। 18वां प्रश्न देखते हैं, बंदूक की गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म क्यों हो जाती है? तो गोली के लक्ष्य से टकराने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वह गर्म हो जाती है। 19वां प्रश्न है, एक थर्मस फ्लास्क में जल भरा हुआ है। थर्मस के जल को कुछ समय तक हिलाना कारण सहित बताइए कि क्या जल का ताप बढ़ जाएगा? हाँ,
रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होता है, अतः जल का ताप वहाँ बढ़ जाएगा। अब 20वें नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है, क्यों? साइकिल पंप से वायु भरते समय पंप के बैरल और वाशर के मध्य घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण पंप गर्म हो जाता है। 21 नंबर का देखते हैं। ठंडे जल में गर्म लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, क्या जल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी? क्या लोहे की टुकड़ा कुछ कार्य करेगा? हाँ, जल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। क्या लोहे का टुकड़ा कुछ कार्य करेगा? नहीं करेगा, लोहे का टुकड़ा कोई कार्य नहीं करेगा। 22 नंबर में देखते हैं, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं? इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। तो वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिनके अंतर्गत निकाय का तापमान अपरिवर्तित रहता है उन्हें समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसा निकाय में परिवर्तन हो कि ताप नियत रहे तो वह समतापी प्रक्रम कहला जाता है। इसलिए अवस्था समीकरण ये हो गया डेल डब्ल्यू बराबर डेल क्यू। तो ये डेल यू भी होता है, तो डेल यू का मान क्या होता है? शून्य। यहाँ डेल क्यू का मान होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, इस तरह से यहाँ पर। चौथा है समदाबी प्रक्रम किसे कहते हैं? इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिनके अंतर्गत निकाय का दाब अपरिवर्तित रहता है, दाब में परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? समदाबी प्रक्रम। यहाँ डेल्टा पी का मान क्या होता है? 0, तो माने किया गया कार्य होता है 0। तो डेल क्यू बराबर डेल्टा यू, मतलब उसको ऊष्मा दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती। चलिए अब आगे 25 से देखते हैं क्वेश्चन। पच्चीसवां क्वेश्चन है, क्या समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है? तो समतापी प्रक्रम में आदर्श की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। तो ताप तो बदल नहीं रहा है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। 26वां देखते हैं, यदि गर्म वायु ऊपर उठती है तो पहाड़ों की ऊंचाई पर समुद्र तल की अपेक्षा ठंडक क्यों होती है? या वायुमंडल में वायु ऊपर उठने पर ठंडी क्यों हो जाती है? जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा के दाब में कमी होती है और पहाड़ की चोटी पर दाब कम हो जाता है, इसलिए ऊंचाई पर ज़्यादा ठंडक होती है। 27वां प्रश्न देखते हैं, किसी गैस की रुद्धोष्म प्रसार में गैस को न तो ऊष्मा न दी जाती है ना ही ली जाती, क्या इस प्रक्रिया में मोल की गैस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? व्याख्या कीजिए। रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा क्यू बराबर 0, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन बराबर 0, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर यहाँ पर डेल्टा क्यू का मान 0 हो गया, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है, ऊष्मा में परिवर्तन तो होगा नहीं। तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पर हम डेल्टा डब्ल्यू का पक्षांतर कर दिए तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, अतः गैस की आंतरिक ऊर्जा बदलती है। इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। क्या दो समतापी वक्र एक दूसरे को काटते हैं? यदि दो समतापी वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर दोनों समतापी वक्रों के संगत दो अलग अलग ताप होंगे, जो कि असंभव है। 29वां प्रश्न देखते हैं, समान ताप पर समान द्रव्यमान के ठोस द्रव गैस में किसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और क्यों होती है? तो गैस की आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस के अणुओं की ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, आंतरिक ऊर्जा सबसे कम होती है। तो यहाँ पर गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा। इसके बाद हम 30वां नंबर प्रश्न देखेंगे। परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा का ताप नहीं होता, समझाइए। परम शून्य ताप पर पदार्थ में अणुओं की स्थानांतरित गति तो समाप्त हो जाती है, परंतु आणविक ऊर्जा के अन्य रूप शून्य नहीं हो सकते, अतः परम शून्य ताप पर शून्य ऊर्जा ताप नहीं होता है। 31वां देखते हैं, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम लिखिए, इससे क्या पता चलता है?
यदि दो निकाय किसी तीसरे के निकाय के साथ अलग अलग तापी संतुलन में हैं तो वो दोनों भी तापी संतुलन में होंगे। यही शून्य कोटि का नियम है। 32वां देखते हैं, भिन्न भिन्न तापों, यहाँ तापों हैं, तापों T1 एवं T2 के दो पिंडों को उसमें संपर्क में लाया जाए तो क्या आवश्यक नहीं है कि उसका अंतिम ताप T1 प्लस T2 हो। तो आवश्यक नहीं है। जब दो भिन्न ताप की वस्तुएं संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। अंतिम ताप का मान ताप की अतिरिक्त ऊष्मा धारिता पर निर्भर करता है। इसके बाद हम 33वां प्रश्न देखते हैं। अर्धस्थैतिक प्रक्रम से क्या आशय है, इसके प्रकार लिखिए। तो अर्धस्थैतिक प्रक्रम क्या है? एक आदर्श प्रक्रम है जिसमें निकाय परिवेश के साथ तापी या यांत्रिकी संतुलन में रहता है। तो अर्धस्थैतिकी प्रक्रम वह होता है जिसमें निकाय परिवेश के साथ तापी और यांत्रिकी संतुलन में। उदाहरण के लिए समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये अर्धस्थैतिक प्रक्रम होते हैं। और इनके बीच का ग्राफ ऐसे आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, मतलब यहाँ पर समदाबी, समतापी, रुद्धोष्म और सम आयतनिक प्रक्रम को दर्शाया गया है। चलिए अब आगे का 34वां प्रश्न देख लेते हैं। समआयतनिक प्रक्रम का अर्थ समझाते इसके लिए सूचक आरेख खींचिए तथा इसकी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा व्याख्या कीजिए। तो वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिनके अंतर्गत निकाय का आयतन अपरिवर्तित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? समआयतनिक प्रक्रम। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल भी होता है। तो सम आयतनिक प्रक्रम में डेल्टा वी बराबर 0, आयतन का मान 0 होगा। तो यदि हम इसको 0 रख देंगे तो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ गया? डेल्टा यू। तो निकाय को दी गई ऊष्मा केवल इसके ताप और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। यहाँ भी डेल्टा पी का मान कितना है? 0 है। इस तरह से हमको यहाँ पर व्याख्या करना है समायतनिक प्रक्रम का। और ये सूचक आरेख है। यहाँ पर पहला पोजीशन, पहला प्रारंभिक स्थिति P1 V1 है और ये P2 V2 है। तो V1 V2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये समायतनिक प्रक्रम है। चलिए 35 नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। समदाबी प्रक्रम का अर्थ समझाते इसके लिए सूचक आरेख खींचिए तथा इसकी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बना है ये सूचक आरेख है समदाबी प्रक्रम का। तो समदाबी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो यहाँ डेल्टा पी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा यू। अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा केवल इसके ताप और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा बाह्य कार्य करती है। अब इसका 16वां 36वां प्रश्न देख लेते हैं। दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए 400 जूल का कार्य किया जाता है। यदि यह परिवर्तन रुद्धोष्म दशा में किया गया होता तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता? गैस पर किया गया कार्य -400 जूल, रुद्धोष्म प्रक्रम डेल क्यू में किया गया कार्य 0 प्रथम नियम से। तो डेल यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये इस तरह ही 400 जूल। तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी हो गई? 0 हो गई। अब 37वां प्रश्न है। यदि किसी निकाय में 40 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का मान कितना दे दिया? 40 जूल। गैस द्वारा किया गया कार्य कितना है? 8 जूल। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो यहाँ डेल्टा यू को उधर कर दिए हैं, डेल्टा क्यू को
या ये समझ लीजिए कि डेल्टा डब्लू को इधर ले आती हैं, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, डेल्टा क्यू का मान 40 है और डेल्टा डब्लू का मान 8 है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 32 जूल। धन्यवाद।